नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जय वेद अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी चैप्टर नंबर 20 का पार्ट 3 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में। इस पर्टिकुलर लेक्चर में जो हमारा एजेंडा रहने वाला है वो है कि हम फेज 3 पढ़ेंगे। जो हमारा बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ उसकी 4 फेजेज हैं। 2 फेज 1 और फेज 2 हमने पहले पढ़ लिया है। फेज 3 यहाँ पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन 1991 से 2010 का, और इसी में ही नरसिम्हन कमेटी 1 पर भी डिस्कशन करेंगे और नरसिम्हन कमेटी 2 पर भी डिस्कशन करेंगे। ये फेज 3 का ही पार्ट है। नरसिम्हन कमेटी 1 1991 में, नरसिम्हन कमेटी 2 1998 में आई थी। ठीक, तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं फेज 3 लिबरलाइजेशन 1991 से लेकर के 2010 तक। ये लिबरलाइजेशन के बाद की बात है, यानी कि जब हमारी इकोनॉमी दुनिया भर के लिए खोली गई 1991 में, तब से लेकर के 2010 तक। क्यों? क्योंकि 2008 में रिसेशन आया था, वैश्विक मंदी आ गई थी, जिसकी वजह से 2008 में स्थिति बहुत ख़राब हो गई। पूरी दुनिया जो है ग्लोबल लेहमैन ब्रदर्स वगैरह फेल हो गए थे, तो इसलिए 2010 तक जो एरा था उसको फेज 3 माना गया है। ठीक है, तो व्हाट ट्रिगर्ड लिबरलाइजेशन, मतलब उदारीकरण की नीति क्यों लानी पड़ी, पहले ये समझते हैं। तो हुआ क्या था, हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा परेशानी से गुजर रही थी। ऑयल वगैरह का संकट हमारे ऊपर आ गया था पेमेंट को लेकर के, क्योंकि एक देश ने दूसरे देश पर आक्रमण कर दिया, इसके तेल के दाम बहुत बढ़ गए, 15 से 33 रुपये हो गए, जिसका हम पेमेंट करने में असक्षम रहे। इसीलिए हमारी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला गया। यहाँ पर हम और डिटेल में चर्चा करें, हल्का सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। तो व्हाट ट्रिगर्ड लिबरलाइजेशन, 1991 वाज द ईयर दैट इंडिया embarked the upon liberalization and opening the country's economy to the world। तो 1991 में ही हमारी देश में लिबरलाइजेशन को अपनाया गया, यानी कि उदारीकरण की नीति लाई गई, और साथ ही साथ में दुनिया के लिए इकोनॉमी को खोला गया, यानी पूरी दुनिया के साथ हम व्यवसाय करने के लिए अब तैयार थे 1991 में आकर के। देयर वर 3 मेन इकोनॉमिक रीजन दैट लेड टू दिस मूव। अब लिबरलाइजेशन क्यों हुआ, हमने दुनिया भर के लिए अपनी इकोनॉमी क्यों खोली, उसके पीछे 3 कारण हैं। कौन कौन से 3 कारण हैं देखते हैं। पहला, द सिनारियो ऑफ प्लांट इकोनॉमी, इन द सिनारियो ऑफ प्लांट इकोनॉमी इंडिया प्रीडोमिनेटली लुक्ड इनवर्ड एंड दिस लेड टू अ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ अप्रॉक्सीमेटली 3% पर एनम ड्यूरिंग 1960 टू 1980। तो चूँकि हमारी प्लांट इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट चल रहा था, पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी, और इसमें जब योजना चल रही तो हम लुक्ड इनवर्ड, यानी कि हम अपने देश के अंदर ही व्यवसाय करना चाहते थे। देश के अंदर में ही जो कुछ भी प्रोडक्शन हो, खरीद बेच हो, वो देश के अंदर ही हो, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो बहुत स्लो थी। 3% पर ईयर के हिसाब से हम बढ़ पा रहे थे, क्योंकि भाई घर में जितना संसाधन है उसका उपयोग करके कितना ही पैसा आएगा। पैसा तब आता है जब आप बाहर से कमा करके लाएं। आप देखें, जब आप नौकरी करते हैं तो बाहर से पैसा आपके घर में आता है, तभी आप बढ़ते हैं। घर के अंदर में क्या है, जो भी सामान है उसको बेचेंगे, उगाएंगे, खेती है तो खेती करेंगे ना, तो उसकी लिमिटेशन होती है। तो वही प्रॉब्लम थी। तो 1960 से लेकर 1980 तक बहुत धीमी गति से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही थी। दिस वाज एज अगेंस्ट द रैपिड एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ witnessed in certain other part of the world, especially the countries in Southeast Asia like South Korea, Thailand and Philippines। जबकि इसी दौर में 1960 से 1980 के दौर में ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रियां हैं जिन्होंने अपना एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें वो दुनिया में बेच रही हैं, एक्सपोर्ट कर रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं, है ना। बहुत जो है तेज़ी के साथ में उनमें ग्रोथ हो रही है। इसमें नाम इन्होंने लिया कि साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, जैसे साउथ कोरिया, थाईलैंड और फिलीपींस वगैरह हो गए। ये सब कंट्री मतलब हमारे साथ ही जो है इन्होंने कहीं ना कहीं ग्रो करने की शुरुआत की, लेकिन हमसे कहीं आगे निकलते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये एक्सपोर्ट कर रहे थे और हम दुनिया के साथ बिजनेस करने में विश्वास नहीं रख रहे थे। ठीक है। दूसरा था, सिंस 1960 इंडियन एक्सपोर्ट्स वर मेनली टू द सोवियत यूनियन, यूएसएसआर एंड ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्री, जिसमें पोलैंड, जर्मनी, हंगरी, रोमानिया वगैरह आते हैं। तो 1960 से जब हमने एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया तो हम ज़्यादातर चीज़ें कहाँ भेजते थे, कहाँ बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, सोवियत यूनियन, रूस भेज रहे थे, या फिर जो हमारा ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ कंट्रीज है जिसमें पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, इन देशों के साथ हम बिजनेस ज़्यादा कर रहे थे। आफ्टर द डिसमेंटलिंग ऑफ यूएसएसआर, बाद में यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर कई सारे 50-60 देशों का एक जो है गठबंधन था, बाद में ये टूट गया।
टूट ही गया यूएसएसआर, रशिया अलग हो गया और बहुत सारे देश अलग हो गए। तो डिसमेंटलिंग जब हो गई यूएसएसआर की, दीज एक्सपोर्ट मार्केट्स वेंट इनटू डिसअरे एंड इंडियाज एक्सपोर्ट रिड्यूस क्विकली। अब चूंकि देश अगर जैसे ब्रेग्जिट हुआ है ना, ब्रिक्स देशों ने मतलब जो है ब्रिटेन ने एग्जिट मारा था ना, ब्रेग्जिट जो हुआ था, तो उसमें वो इसी तरीके से क्या हुआ कि यूएसएसआर जब टूटा तो हुआ क्या कि भाई अब पहले तो हम अगर अलग हुए हैं किसी सिस्टम से तो अपने आप को सुरक्षित करेंगे, अपने आप को आगे ले जाने के लिए सिस्टम डेवलप करेंगे, इंपोर्ट वगैरह का काम बाद में होगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। अब वहाँ एक्सपोर्ट का काम तो बाद, मतलब हम वो देश इम्पोर्ट बाद में करें, पहले अपना सिस्टम तो सही करें। जैसे सोचो कि ऐसे समझिए जैसे पूरा देश जो है पूरा देश अभी चलता है, इंडिया है ना, हमारा देश पूरा चलता है, लेकिन अब पता चले कि सारा का सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक पर्टिकुलर राज्य अपने दम पर करेगा, केंद्र सरकार का कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो पहले राज्य क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करेगा कि हम अपने आप को चला तो सकें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं हम निर्भर हैं केंद्र सरकार पर। उसी तरीके से कई सारे देश मिलकर के यूएसएसआर थे। जब यूएसएसआर टूटा सर, तो वहाँ पर बहुत सारे देश छोटे छोटे तैयार होकर के सामने आए। तो पहले वो अपने आप को संभालने में लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब चीज़ें चुनी जाएँ, फिर आगे जा करके और सारी चीज़ों पर काम किया जाएगा, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट था बहुत ज़्यादा घट गया। ठीक है, तो ये दूसरी प्रॉब्लम थी। उसके बाद तीसरी प्रॉब्लम थी क्या, अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट वाज, हम सॉरी इम्पोर्ट, जो हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते थे जो बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो था क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। एज इट इज इवन टुडे, आज भी हम कच्चा तेल बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, आजकल ट्रंप जो है इसी पे पागल हुआ पड़ा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अ लार्ज कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट जो हम मंगवाते हैं, इम्पोर्ट क्रूड ऑयल था, और आज भी हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट क्रूड ऑयल का करते हैं। विथ स्लोइंग एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑयल, हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो नहीं रहा है, मान लो 200 रुपये का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑयल, लेकिन तेल की डिमांड बढ़ती जा रही, तो हम 500 रुपये का तेल इंपोर्ट कर रहे हैं। हम 200 का बेच रहे हैं, 500 का खरीद रहे हैं, 300 का शॉर्टेज हो रहा है। ठीक है, द कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट वर सेवरली अफेक्टेड एडवर्सली। इसका असर ये हुआ कि भाई 200 की परचेजिंग कर रहे हो, 500 रुपये की सेल कर रहे हो, तो 300 रुपये का लॉस चल रहा है। कितने का लॉस चल रहा है सर, 300 रुपये का लॉस चल रहा है। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा बुरी स्थिति में जाता जा रहा था। तो ये 3 वजहें थी फ्रेंड जो है। In August 1990, the first Gulf War broke out and the price of oil doubled from USD 15 बैरल टू USD 33। ठीक है, तो हुआ क्या, 1990 में पहला गल्फ वार छिड़ गया, कुवैत और एक और कंट्री का आपस में झगड़ा हो गया, लड़ाई शुरू हो गई, जिसकी वजह से तेल का दाम जो है डबल हो गया। जहां एक बैरल यानी एक डिब्बा जो है समझ लीजिए $15 का था, वो $33 का हो गया, डबल हो गए सीधे सीधे दाम। दिस शार्पली जैक्ड अप इंडियाज इम्पोर्ट बिल लीडिंग टू अ पेमेंट क्राइसिस इन जून 1991। अब क्या हुआ भाई, कोई चीज़ जो है हम 15 की खरीद रहे हैं, तब 33 की खरीद रहे हैं, 33 की खरीद रहे हैं, तो क्या होगा कि सारा का सारा पैसा खरीदने में ही चला जा रहा है। समझ रहे हैं, टमाटर 20 रुपये किलो चल रहा था, अब 200 रुपये किलो हो गया, तो फिर क्या होगा आप बताओ ना। 200 रुपये अगर तुम्हें खर्चने और रोक सकते नहीं, खाना ही पड़ेगा टमाटर को, तो उसी तरीके से हम तेल तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे, उसके बगैर तो देश चलेगा नहीं। कि ऐसा हो सकता है कि हम गाड़ी खड़ी कर दें, अगर तेल का दाम बढ़ जाए तो हमने क्या कार खड़ी कर दी अपनी, नहीं ना। 100 रुपये लीटर है, अब भी चला रहे हैं, 500 रुपये लीटर होगा तो भी चलाएंगे। तो वही स्थिति थी कि हम इंपोर्ट तो करते जा रहे थे, लेकिन हमारे बाद दिक्कत क्या होगी, पेमेंट की क्राइसिस आ गई। पेमेंट की क्राइसिस क्यों आ गई भाई, अगेन वही, बेच रहे हो 200 रुपये का और इंपोर्ट कर रहे थे, पहले 500 का इंपोर्ट कर रहे थे, डबल हो गया, 1000 का इंपोर्ट कर लिया, तो 200 कमा रहे हो, 1000 रुपये गंवा रहे हो, तो 800 रुपये की शॉर्टेज है, कहाँ से पूरा होगा, कहाँ से लाएं पैसे इतने। तो ये पेमेंट की क्राइसिस सामने आकर के निकलती है। टू मेक मैटर वर्स, स्थिति और ख़राब करने में काम आए कौन, इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने क्या किया, हमारी रेटिंग को 2 बार घटा दिया। फरवरी 1991 में जंक स्टेटस में डाल दिया। ठीक, मतलब इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने हमारी एजेंसी, मतलब हमारे देश की जो रेटिंग है, पूरे देश की कंट्री की रेटिंग होती है, तो उसकी रेटिंग 2 बार घटाई फरवरी 1991 के बाद में, और इसको जंक स्टेटस डाल दिया, मतलब घटिया वाली स्थिति में हमको डाल दिया। जंक स्टेटस मतलब ऐसे पाकिस्तान, कहीं ना कहीं हम उसे कह सकते हैं मौके पर, उनकी स्थिति ऐसी, उनके साथ बिजनेस ना करो। क्यों ना करो, पैसा लौटा पाएंगे इसका भरोसा नहीं है, दैट्स द जंक स्टेटस। तो अब क्या होगा भाई, अगर इंटरनेशनल क्रेडिट एजेंसी ने ये कह दिया कि स्टेटस इनका ख़राब है, तो सारे के सारे देश सावधान हो जाएंगे, आपके साथ बिजनेस करने में पीछे हटने लगेंगे, हीला हवाली करेंगे। वही चीज़ यहाँ पर शुरू हो गई थी। ठीक है, दीज 3 फैक्टर्स पुश्ड इंडिया टू ब्रिंक ऑफ बैंक्रप्सी।
गजब, सुनिए, इन 3 फैक्टर्स ने इंडिया को बैंकरप्सी यानी कि दिवालिया होने की कगार पर ला दिया। कंपनी सुना होगा बैंकरप्सी, देश है हमारा, कंट्री बैंकरप्सी की कगार पर पहुंच गई थी। विथ फॉरेक्स रिजर्व कवरिंग ओनली 3 वीक्स इंपोर्ट्स, विथ फॉरेक्स रिजर्व क्रैश्ड इनटू जस्ट $1.1 बिलियन। क्या कहना चाहते हैं कि हमारा देश पहली बात तो बैंकरप्सी की कगार पे आ गया, यानी कि दिवालिया होने की कगार पे आ गया। और जो जितना हम तेल इंपोर्ट करते थे उसकी अगर पेमेंट करना चाहें तो हमारे पास जो भी फॉरेक्स रिजर्व था ये 1.1 बिलियन, इससे यानी $1.1 बिलियन से हम अगले 3 हफ्ते तक तेल खरीद सकते थे। इतना ही पैसा था ये, सिर्फ 3 हफ्ते में $1.1 बिलियन का हम तेल खरीद लेते हैं। समझ रहे हो बात को? यानी कि अगर 3 हफ्ते तक की पेमेंट कर दी तो चौथे हफ्ते तेल खरीदने की हमारी स्थिति नहीं बच रही थी। जो स्थिति हमारी हो गई थी ये थी, ठीक है। सरकार ने क्या किया कि 1 जुलाई 1991 को इंडिया डिवैल्यूड द INR बाई 9% एंड फॉलोड बाई अनदर 11% इन 3 जुलाई 1991। हालात को सुधारने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू को घटाया। जैसे 50 रुपये था तो अब उठा करके $1 जो है कि वैल्यू घटा करके 56 रुपये कर दिया। फिर नहीं बात बनी तो $1 की वैल्यू उठा करके 70 रुपीज़ कर दिया, मतलब डिवैल्यूएशन कर दिया कि भाई $1 अब लो 56 रुपये का हो गया, अब लो 70 रुपये का हो गया। ऐसा भी उन्होंने प्रयास किया ताकि जो है थोड़ा हालात सुधर सकें, ठीक है। तो डिवैल्यूएशन किया इसका, लेकिन बात इससे भी नहीं बनी। तो अब क्या होगा, अगर इससे भी बात नहीं बन रही तो हम लोन के चक्कर में पड़ेंगे। वही यहाँ पर हुआ। इंडिया वाज आल्सो फोर्स्ड टू अप्रोच टू वर्ल्ड बैंक एंड द IMF फॉर इमरजेंसी लोन्स। अब चूंकि हमारा देश दिवालिया होने की कगार पे है तो हम जो है वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गए कि हमको लोन दे दो, जैसा कि पाकिस्तान मौके पे कर रहा है, अगर आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में तो, ठीक है। IMF ने भाई आगे बढ़ करके लोन को अप्रूव कर दिया फॉर 3.9 बिलियन USD, 3.9 बिलियन, ठीक है। देखो तेल खरीदने के लिए हमारे पास कितना रिजर्व था, 1.1 बिलियन का, और इन्होंने लोन दे दिया 3.9 बिलियन का। तो मेरे ख्याल से लगभग 3 गुना लोन है, वो 3 हफ्ते के लिए पर्याप्त था। तो ये 9 वीक्स के लिए हमने मान लो कि 9 वीक्स का ऑयल इंपोर्ट कर सकते थे, इतनी क्षमता हमारे अंदर आ गई इस लोन की वजह से। एंड द इंडियन गवर्नमेंट हैड टू प्लेज 67 टन ऑफ फिजिकल गोल्ड। इस लोन के बदले में 67 टन फिजिकल गोल्ड ले जा करके IMF के पास रखना पड़ा था। प्लेज का मतलब यही होता है, जैसे आप गोल्ड लोन लेते हैं तो क्या करते हैं, प्लेज करते हैं। प्लेज का मतलब ले जा करके बैंक में रख देते हैं। तो वैसे ही IMF में ले जा करके 67 टन हमें गोल्ड ले जा करके रखना पड़ा। द IMF लोन केम विद द स्टिफ कंडीशनलिटीज़। अब IMF ने लोन तो दे दिया लेकिन उसने शर्त रख दी कि आपको क्या करना होगा, वन ऑफ विच वाज दैट द कंट्री हैड टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी। तो IMF ने लोन तो दे दिया लेकिन उसने कंडीशन रखी कि भैया हम तुमको लोन तो दे रहे हैं लेकिन तुमको अपनी कंट्री को लिबरलाइज करना पड़ेगा, उदारीकरण लाना पड़ेगा। क्या होता है लिबरलाइज? पहले सबसे मना करते थे, अब सबसे हाँ करनी पड़ेगी। मतलब पहले हम किसी के साथ बिजनेस, बाहरी लोगों के साथ बिजनेस नहीं करना चाहते, तब आपको सभी लोगों के साथ बिजनेस करना पड़ेगा। यही होता है लिबरलाइजेशन, ठीक है। जैसे मान लो एक मोहल्ले में 20 घर हैं, हम केवल 2 घर से हमारी बनती है, बाकी किसी से नहीं बनती है। लेकिन अगर हम लिबरल हो गए तो हमारी सभी घरों से बनेगी। भाई आओ हमारे घर पे चाय पानी करो, हम तुम्हारे घर पे हैं चाय पानी करें। दैट्स लिबरलाइजेशन की मतलब उदार हो गए, ठीक है आओ बिजनेस करते हैं, लेट्स डू दैट, ओके। तो वही हो गया कि लिबरलाइज करना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक अभी कहीं न कहीं और IMF का दबाव हमारे ऊपर रहा कि भाई जो है आपको अपनी इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा दुनिया के लिए, ठीक है। तो ये इतनी ही बातें हुई कहाँ के बारे में कि हमें लिबरलाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ओके। One of the path-breaking financial sector reform that were brought in was direct result of the recommendation of the नरसिम्हन कमेटी। मतलब ये कह रहे हैं कि अब ये बात यहाँ पर ख़त्म हो गई फ्रेंड्स, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, ये बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म तब हुआ जब नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन को अडॉप्ट किया गया, माना गया, ठीक है। देयर वर 2 कमेटीज़, नरसिम्हन कमेटी 1 एंड 2, जिसके हेड थे श्री M नरसिम्हन, जो कि फॉर्मर गवर्नर थे, पहले गवर्नर रह चुके थे RBI के हैं। एंड द रिकमेंडेशन ऑफ दीज 2 कमेटीज आर इनोमरेटेड हियर। और इन दोनों कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी वो फ्रेंड्स यहाँ पर दी हुई है, जिनको हमें डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन पहले लेट्स रिवाइज इट अगेन। तो यहाँ पर क्या है, फेज 3 आती है लिबरलाइजेशन
के बाद 1991 से 2010 तक की। 1991 क्यों? क्योंकि इसी समय हमारे देश में एलपीजी रिफॉर्म हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के। और 2010 क्यों? क्योंकि 2008 और 10 में मंदी आ गई थी, वैश्विक मंदी आई थी, लेहमैन ब्रदर्स फेल कर गया था, तो वैश्विक मंदी की वजह से अगला फेज चौथा वहाँ से शुरू हो जाता है। तो सवाल यह है कि लिबरलाइजेशन क्यों हुआ, हमें लिबरलाइज क्यों करना पड़ा, अपनी कंट्री को दुनिया के लिए क्यों खोलना पड़ा? तो 1991 में हमने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोला, लिबरलाइजेशन को अडॉप्ट किया। 3 मुख्य कारण थे इसके। पहला कारण था कि हमारी जो प्लान्ड इकोनॉमी थी, चूँकि हमारी इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी थी कि हम दुनिया के साथ व्यापार नहीं करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमारी जो ग्रोथ थी वो बहुत स्लो थी। 3% का हम औसतन ग्रोथ देख पाए थे, जबकि उसी समय जिन कंट्रियों ने एक्सपोर्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया वो हमसे तेज़ी से आगे ग्रो कर गए। उदाहरण में इन्होंने साउथ कोरिया, थाईलैंड वगैरह को बताया कि ये हमसे आगे निकल गए, जबकि उसी समय हम एक्सपोर्ट ना करके पीछे रह गए थे। उसके बाद में हमारा बिजनेस जो है, जो एक्सपोर्ट हम किया भी करते थे 1960 में, वो ज़्यादातर यूएसएसआर, सोवियत यूनियन के साथ किया करते थे, या फिर जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, इन सब देशों के साथ करते थे। लेकिन यूएसएसआर जब ब्रेक हुआ, टूटा, तो उसका असर ये हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट मार्केट पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई और हमारा एक्सपोर्ट बहुत तेज़ी से घट गया, यानी कि पैसे आने और कम पड़ गए। जब वैसे भी पैसे कम कमा रहे थे, एक्सपोर्ट भी घट गया तो और कम हो गए। बहुत बड़ा कंपोनेंट हमारे एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, ध्यान देंगे यहाँ इंपोर्ट की बात हो रही है, बहुत ज़्यादा कंपोनेंट इंडिया के इंपोर्ट में क्रूड ऑयल का होता है, यानी बहुत ज़्यादा कच्चा तेल हम लाते हैं, प्रोसेस करते हैं, फिर उसको अपने देश में भी यूज़ करते हैं और बेचते भी हैं, ठीक है। तो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट में बहुत बड़ा हिस्सा है, आज भी रहता है। क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट स्लो हो गया था, हम यूएसएसआर टूट चुका है तो हम एक्सपोर्ट और नहीं कर पा रहे हैं, और तेल की डिमांड बराबर बढ़ती जा रही थी, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रभावित हो गया। क्योंकि भाई अगर कमाओगे कम और खर्चोगे ज़्यादा तो सीधी सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब 1990 में गल्फ़ वार छिड़ गए, पहले गल्फ़ वार, जिसकी वजह से जो तेल का दाम था वो डबल हो बैठा। 15 बैरल, मतलब $15 में एक बैरल जो मिलता था, एक डिब्बा, वो $33 का हो गया, ठीक है। उसका असर ये हुआ, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल था वो पेमेंट क्राइसिस में बदल गया जून 1991 में। जून 1991 में हमारे देश के पास पैसा नहीं था कि हम पेमेंट कर सकें, स्थिति ऐसी हो गई। इंटरनेशनल जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज थी, उन्होंने हमारी जो रेटिंग थी इंडिया की कंट्री की, उसको और ख़राब कर दिया, जंक स्टेटस में 2 बार डाल दिया फरवरी 1991 के बाद में। उसका भी प्रभाव पड़ा, दुनिया हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ चुकी थी कि पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देश कहीं ना कहीं जो है दिवालिया होने की कगार पे पहुंच गया। जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था, जो भी पैसा हमने डॉलर वॉलर बचा के रखा था, वो 3 हफ्ते के तेल का इंपोर्ट का पेमेंट करने के बराबर ही था, $1.1 बिलियन के, ठीक है। इंडिया ने प्रयास किया कि डिवैल्यूएशन कर देते हैं हमारी करेंसी का, तो 9% से डिवैल्यूएशन किया गया 1 जुलाई को, और 2 दिन बाद यानी कि 3 जुलाई को 11% से फिर डिवैल्यूएशन कर दिए गए। डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमज़ोर हो गया। बात इससे भी जब नहीं बनी तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन के लिए, इमरजेंसी लोन के लिए अप्लाई किया गया। आईएमएफ ने लोन अप्रूव कर दिया 3.9 बिलियन का, जिसके लिए हमें 67 टन फिजिकल गोल्ड वहाँ पर प्लेज करना पड़ा, रखना पड़ा ले जा करके। आईएमएफ जो है आया हमारा, आईएमएफ का जो लोन था वो भाई कठोर कंडीशन के साथ है, जिसमें उसने कहा कि हम आपको लोन देंगे लेकिन बदले में आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा। और इसी वजह से मतलब इनकी भी गाइडलाइन थी और हमारी भी स्थिति ख़राब थी। तो ऐसे में भाई अब हम अगर पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं इंपोर्ट का, हमारा देश अगर दिवालिया होने की कगार पे, तो ऑब्वियसली जो है हमें बातें माननी पड़ेगी। इसलिए हमने दुनिया के साथ व्यापार करने की बात सामने रखी, ठीक। बस यहाँ तक ये पूरी कहानी हो गई। फिर आता है कि भाई फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा रिफॉर्म नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ है। नरसिम्हन कमेटी 2 बार आई है, नरसिम्हन कमेटी 1 एंड कमेटी 2। इसके जो है हेड थे श्री एम नरसिम्हन, इनका नाम था। ये आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिकमेंड करी, जिनके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। यहाँ से हम शुरू करेंगे। नरसिम्हन कमेटी 1 यानी 1991 में बनी थी, ठीक। इसके 7 साल बाद 1998 में नरसिम्हन कमेटी 2 बनती है, ठीक है। तो नरसिम्हन कमेटी 1 का डिस्कस करते हैं। द रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी 1 वर एज फॉलोज, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 4 टायर हायरार्की फॉर बैंकिंग स्ट्रक्चर with 3 to 4 large bank including SBI at the top and at the bottom rural bank engaged in agriculture activities। तो नरसिम्हन कमेटी 1 ने रिकमेंडेशन की कि हमें 4 टायर हायरार्की की ज़रूरत है। 4 स्तर पर बैंकिंग रखिए, ठीक है। ये 4 स्तर हो गए, जिसमें सबसे ऊपर 3 से 4 बहुत बड़े बैंक हों, बड़े स्तर के बैंक हों, लाइक SBI, PNB, ये सब। और सबसे नीचे जो है RRB रख दीजिए, जो ग्रामीण क्षेत्र की ज़रूरतों को पूरा करें। इसमें मतलब इसमें बहुत बड़े स्तर के बैंक, इसमें जो है मिड स्तर के, यहाँ स्मॉल स्तर के, इस तरीके के बैंकों को
चार हायरार्की में 4 स्तर पर बांटने की बात यहाँ पर कही गई। ठीक है, तो 4 टायर हायरार्की की बात यहाँ पर कही गई, जिसमें उन्होंने कहा 3-4 लार्ज बैंक जो हैं उनको SBI सहित सबसे ऊपर रखा जाए और रूरल बैंकों को सबसे नीचे बॉटम पे रखा जाए रूरल एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। द सुपरवाइजरी फंक्शंस ओवर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू बी असाइंड टू अ क्वासी ऑटोनॉमस बॉडी स्पॉन्सर्ड बाई RBI। इन्होंने कहा कि RBI के अलावा एक हमें सुपरवाइजरी फंक्शन को लुक आफ्टर करने के लिए बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक क्वासी ऑटोनॉमस आधा ऑटोनॉमस बॉडी बनाने की ज़रूरत है, जिसको RBI स्पॉन्सर करे। ठीक है, यानी कि एक और जो है सुपरवाइजरी कमेटी बनाने की कहीं ना कहीं इन्होंने बात करी। ठीक है, सुपरवाइजरी फंक्शन को लुक आफ्टर करने के लिए RBI के अलावा एक और जो है बॉडी बनाने की बात यहाँ पर इन्होंने कही। ठीक है, इन्होंने साथ में कहा अ फेज्ड रिडक्शन इन SLR जो पहले बहुत ज़्यादा 40% वगैरह हुआ करता था, उसको इन्होंने बताया कि धीरे धीरे करके आप इसको SLR को कम करते हुए चले जाइए। फेज्ड अचीवमेंट ऑफ 8% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, साथ ही इन्होंने कहा कि धीरे धीरे करके हमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% पर लाना है। कम था, धीरे धीरे बढ़ा करके इसको 8% पर लाना होगा। एवोल्यूशन ऑफ ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी, ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को ख़त्म करने की बात इन्होंने कही कि अब RBI से आज्ञा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है खुद बैंक डिसाइड कर लीजिए कि कहाँ पर ब्रांच खोलनी है, कहाँ क्या करना है। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंट्स ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, प्रॉपर क्लासीफाई करिए एसेट्स को, यानी कि जो आपका NPA अकाउंट होते हैं, जिसमें आपका सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2, ये सारी चीज़ें, तो इसका प्रॉपर क्लासिफिकेशन की रिकमेंडेशन इन्होंने ही दी थी। और साथ ही साथ में बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा पूरी डिटेल शेयर किए जाने से कोई भी चीज़ छिपाई नहीं जानी चाहिए, फुल डिस्क्लोजर। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, जो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं उसको डीरेगुलेट किया जाए, यानी कि RBI का कंट्रोल उस पर से हटा जाए, बैंक खुद डिसाइड करें। साथ ही साथ इन्होंने ही सेटिंग अप ARC एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकन्स्ट्रक्शन फंड बनाने की बात की, टू टेक ओवर अ पोर्शन ऑफ स्ट्रेस एसेट लोन पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक, मतलब जो भी NPA है उसको टेक ओवर करने के लिए एक एसेट रिकन्स्ट्रक्शन फंड इस्टेब्लिश करने की रिकमेंडेशन जो है नरसिम्हन कमेटी 1 ही कर देती है। आप समझ रहे हैं, देखिए कितने बड़े लेवल पर इन्होंने, मतलब कितने तगड़े तगड़े रिकमेंडेशन इनके हैं। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें इन्होंने रिकमेंड की। सोचिए जो है ये कैपिटल एडिक्वेसी की बात उसी समय हो चुकी, नरसिम्हन कमेटी 1 में ही। ठीक है, उसके बाद में ARC का बनना यहीं पर डिसाइड हो चुका है। एसेट क्लासिफिकेशन जो SMA 1, SMA 0, SMA 2, ये सारी चीज़ें इन्हीं की देन है। ओके फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हैं। फिर है कि बेस्ड ऑन द एबव लिस्टेड रिकमेंडेशन ऑफ द नरसिम्हन कमेटी 1, द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड द फॉलोइंग मेजर्स। तो जो भी रिकमेंडेशन आई उसके आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ सर्टेन चीज़ें करी। उनमें से है पहला, लोअरिंग SLR और CRR। सो SLR और CRR को कम किया गया। हाई SLR एंड CRR रिड्यूस द प्रॉफिट ऑफ द बैंक, ज़्यादा SLR और CRR होने से बैंकों का प्रॉफिट घट गया था। कैसे घटता है देखते हैं। देखो मान लो CRR का लेते हैं, 100 रुपये अगर बैंक के पास है और उसको पता चलता है कि CRR 4%, मान लो 10% मेंटेन करना है, तो 100 रुपये में से बंदा 10 रुपये रख देगा कहाँ, RBI के पास में। तो अब उसके बाद 90 रुपये बचेंगे, इसी 90 रुपये के लोन बांट करके वो पैसे कमाएगा। लेकिन अगर CRR घटा दिया जाए, मान लो 4% कर दिया जाए, तो 4% का मतलब हुआ सिर्फ 4 रुपये रखने हैं RBI के पास में, अब बचे 96 रुपये। अब 96 रुपये अगर लोन पर चढ़ाओगे तो भाई 90 रुपये चढ़ाओगे और 96 में तो 6 रुपये एक्स्ट्रा कमाओगे। ये 100 रुपये पर बता रहा हूँ, लाखों करोड़ों अरबों में अगर बात करें तो ये अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है। तो वही बोला कि बहुत ज़्यादा CRR और SLR रहने से बैंकों का प्रॉफिट घट गया था। ठीक है, उसके बाद में SLR को स्टेज में रिड्यूस किया गया, इतना % 1991 में, इतना हुआ 1997। ये आप याद मत रखिए, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रख पाना संभव भी नहीं है। बस इतना समझिए कि स्टेज्ड मैनर में CRR और SLR को कम किया गया, बस इतना होगा। ठीक, दिस मेजर हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज इन लोनेबल फंड्स विथ बैंकिंग सिस्टम फॉर एलोकेशन टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। तो भाई सीधी सी बात है, अगर SLR कम किया गया, पहले मान लो 40% था, अब SLR घट करके जो है आपका 25% हो गया, तो सीधी सी बात है 100 रुपये थे तो 40 रुपये तुमने वहाँ रख दिए, 100 रुपये तुम्हारे पास थे, 40 वहाँ रख दिए, तो तुम्हारे पास बचे कितने, 60 रुपये। अब घट करके तुमने सिर्फ 25 रुपये रखे और 100 रुपये तुम्हारे पास थे, तो अब तुम्हारे पास बचे 75 रुपये, है ना। देखो तो वही बता रहा है कि भाई हुआ क्या, दिस मेजर है रिजल्ट इन इंक्रीज इन लोनेबल फंड,
लोनेबल फंड बढ़ गया। क्यों? क्योंकि पहले 60 रुपये होते थे तुम्हारे पास लोन देने के लिए, अब 75 रुपये हैं तुम्हारे पास में। और इस लोन को उपयोग करके एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को और फ्रेंड्स ट्रेड, इन सभी सेक्टर्स में लोन बांटे गए। ठीक है, बात समझ में आई। द CRR वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम 15% दिस टू 4 इन दिस। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये याद मत रखिए, बस समझिए कॉन्सेप्ट को कि CRR को भी घटाया इन्होंने। पहले बहुत ज़्यादा होता था, 4% के आसपास ये ले करके चले आए। ठीक है, तो बस इतना ही है कि CRR और SLR घटाया गया। प्रूडेंशियल नार्म्स, प्रूडेंशियल नार्म्स वही हैं कि जो अपना बुद्धि विवेक का यूज करके जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं उसे कहते हैं। दीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाई RBI इन ऑर्डर टू इम्पार्ट प्रोफेशनलिज्म इन कमर्शियल बैंक। बैंकों में कमर्शलाइजेशन, प्रोफेशनलिज्म को लाने के लिए ही ये रूल्स, प्रूडेंशियल नार्म्स की बात कही गई थी। द पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग प्रूडेंशियल नार्म्स इंक्लूड एडिक्वेट डिस्क्लोजर ऑफ इनकम, classification of assets and provision for bad debt so as to ensure that the books of the banks reflect the accurate and correct financial position। तो ये था कि प्रूडेंशियल नार्म्स लाने का उद्देश्य ये था कि क्या किया जाए, जो भी बैंक की इनकम है उसको डिस्क्लोज किया जाए, दिखाया जाए, जो भी एसेट हैं उनका प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया जाए, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट, ये सारी चीज़ें करी जाएँ। प्रोविजनिंग भी करी जाए, जो NPA हैं उनके लिए प्रोविजनिंग करी जाए, 25% 40% जो भी प्रोविज़न है, ताकि बैंक की एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें जानकारी हो सके। ठीक है, फिर आया है कैपिटल एडिक्वेसी नार्म्स। कैपिटल एडिक्वेसी नार्म्स, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR इज द रेशियो ऑफ मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट। ठीक, मिनिमम कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट का रेशियो होता है। In April 1992, RBI fixed CAR at 8% and by March 1996, all public sector bank had attained the ratio of 8%। तो अप्रैल 1992 में RBI ने कहा कि 8% का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो अचीव करना है। अभी 9% हो चुका है, अभी 9% बैंक मेंटेन करते हैं, उस समय की बात है। तो 8% CAR फिक्स किया गया और मार्च 1996 आते थे, 92 की बात है, 1996 आते आते सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों ने CAR का रेशियो 8% मेंटेन कर लिया। ठीक है, फिर है डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, यानी कि इंटरेस्ट रेट पर अब RBI की जो है, RBI की नहीं चलेगी, रेगुलेट नहीं करेगा। द नरसिम्हन कमेटी एडवोकेटेड दैट द इंटरेस्ट रेट शुड बी अलाउड टू बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। तो नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो RBI ने डिसाइड करके मार्केट फोर्स से डिसाइड किया जाना चाहिए कि मार्केट क्या चाहती है, क्या सस्ता करें तो अच्छा है कि महंगा करें तो अच्छा है। डिमांड एंड सप्लाई के आधार पर ये डिसाइड किया जाए इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है। सिंस 1992 इंटरेस्ट रेट वर फ्रीड इन स्टेजेस बोथ फॉर डिपॉजिट्स एज वेल एज एडवांसेस। तो 1992 से लेकर के इंटरेस्ट रेट जो था वो फ्री कर दिया गया, स्टेजेज में फ्री किया गया, डिपॉजिट्स के लिए भी और एडवांसेस के लिए भी। धीरे धीरे इसको मतलब फ्री कर दिया, मतलब RBI ने अपना हाथ पीछे हटा लिया, अब जो है वो मार्केट फोर्स से डिसाइड होने लगा। रिकवरी ऑफ डेट्स की बात करते हैं। रिकवरी ऑफ डेट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993। बाद में इसी के जगह पर सरफेसी एक्ट आया था। तो पहले RBI मतलब गवर्नमेंट ने पास किया रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट एंड स्पीड अप द रिकवरी ऑफ डेट। बैंकों के साथ जो उधारी है उसको स्पीड अप तरीके से रिकवर किया सके, और 6 स्पेशल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो है सेटअप किए गए इसी के तहत। ठीक है, तो नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर डेट की रिकवरी के लिए रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 लाया गया, ताकि तेज़ी के साथ रिकवरी की जा सके उधारी की, और 6 जो है स्पेशल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल सेटअप किए गए यहाँ पर। कंपटीशन फ्रॉम न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, नए प्राइवेट सेक्टर बैंक से कंपटीशन के लिए भी बैंकिंग सेक्टर को ओपन किया गया। बैंकिंग वाज ओपन टू द प्राइवेट सेक्टर एंड न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर लाइसेंस्ड एंड स्टार्टेड फंक्शनिंग। तो बैंकिंग को ओपन किया गया प्राइवेट सेक्टर के लिए, और नए प्राइवेट सेक्टर बैंक को लाइसेंस दिया गया और उन्होंने काम करना शुरू किया। दीज न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर अलाउड टू रेज कैपिटल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अप टू 20% एंड फ्रॉम NRI अप टू 40%। तो बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अलाउ किया गया कि और ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंकों को अलाउ किया जाए। नए नए प्राइवेट सेक्टर बैंक खोले गए, उनको लाइसेंस दिए गए, उन्होंने काम करना शुरू किया गया। ये जो नए प्राइवेट सेक्टर बैंक आए, इनमें
अगर FII जो है पैसा लगाना चाहता है तो 20% लगा सकता है। अगर कोई NRI लगाना चाहता है तो 40% लगा सकता है। उसकी पूंजी का टोटल पूंजी का 40%, पूरी पूंजी का 20% लगाया जा सकता है। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। द बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 वाज अमेंडेड इन ऑर्डर टू इनेबल द बैंक्स रेज कैपिटल थ्रू पब्लिक इशूज़। मतलब कहने का ये हुआ कि बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 जो है मॉडिफाई किया गया, ताकि बैंक जो है शेयर मार्केट से, पब्लिक इशू से कैपिटल अरेंज कर सके, पूंजी की व्यवस्था कर सकें। दिस वाज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन दैट होल्डिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वुड नॉट फाइल बिलो 51% ऑफ पेड अप कैपिटल। यहाँ पर भी ये व्यवस्था की गई कि भाई कितना भी जो है शेयर बेच दो, कैपिटल अरेंज कर दो, लेकिन जो है जो सरकार की जो है होल्डिंग है वो 51% से कम नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की जो होल्डिंग है वो 51% से कम नहीं होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन यानी कि कार्य करने की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर कही गई। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर गिवन फ्रीडम टू ओपन न्यू ब्रांचेज एंड अपग्रेड देयर एक्सटेंशन काउंटर आफ्टर अटेनिंग अ रिक्वायर्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड एडहरिंग टू द प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स। तो बैंकों को आज़ादी दी गई, कमर्शियल बैंकों को, कि वो जो है नई ब्रांचेज खोल सकते हैं, नए एक्सटेंशन काउंटर खोल सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास कैपिटल एडिक्वेसी का वो जो रेशियो है वो मेंटेन रहना चाहिए और प्रूडेंशियल नॉर्म्स को वो फॉलो करें। Banks are also permitted to close non-viable branches in center other than those in rural area। इसके अलावा बैंकों को आज़ादी दी गई कि वो नॉन वायबल ब्रांचेज को बंद कर दें। ऐसी ब्रांचेज जिनसे उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है उनको वो बंद कर सकते हैं, लेकिन रूरल एरिया में नहीं, अदर जगहों पर बंद कर सकते। ग्रामीण क्षेत्र में अगर बंद करना चाहते हैं ब्रांच तो उसके लिए जो है सरकार से, RBI से, सरकार से नहीं, RBI से परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर आता है सर लोकल एरिया बैंक। क्या आ जाता है? लोकल एरिया बैंक, LAB। In 1996, RBI had issued guidelines for setting up local area bank and it gave its approval for setting up 7 LABs in private sector। तो 1996 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इश्यू की गाइडलाइन कि लोकल एरिया बैंक खोले जाएंगे और 7 लोकल एरिया बैंक जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनको खोलने के लिए अप्रूवल दे दिया गया। लोकल एरिया बैंक्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन मोबिलाइजिंग रूरल सेविंग्स एंड इन चैनलाइजिंग देम इनटू इन्वेस्टमेंट इन द डेजिग्नेटेड लोकल एरियाज। तो लोकल एरिया बैंक काहे के लिए लाए गए थे? ग्रामीण क्षेत्र का जो पैसा है उसको इकट्ठा किया जा सके, सेविंग्स को इकट्ठा किया जा सके और उनको लोन के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर बांटा जा सके, वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में ही। ठीक है। फिर है सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के सुपरविजन के लिए बात कही थी ना उन्होंने कि सुपरविजन का जो काम है वो किसी और एंटिटी द्वारा देखा जाना चाहिए, नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंड किया था। तो उसी के तहत बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, BFS इस्टेब्लिश किया गया। RBI हैड सेटअप बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन विथ एन एडवाइजरी काउंसिल टू स्ट्रेंथन द सुपरविजन ऑफ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन के नाम से। RBI के अंतर्गत ही आती है एडवाइजरी काउंसिल और इसका काम है कि बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, NBFC वगैरह पर सुपरविजन करना। इन 1993 RBI established a new department known as Department of Supervision as an independent unit for supervision of commercial bank। 1993 में RBI ने एक नया डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जो कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट है और ये कमर्शियल बैंकों के सुपरविजन के काम आती है, सुपरविजन देखती है। फिर आ जाती है सर हमारी नरसिम्हन कमेटी 2। ठीक है, तो हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ये सारी बातें हो गई थी हमारी। नरसिम्हन कमेटी 1 हमें रिवाइज करना है। तो नरसिम्हन कमेटी 1 1991 में आई थी। इसमें हमने देखा कि नरसिम्हन कमेटी ने बहुत सारी रिकमेंडेशन दी। उन्होंने ये कहा कि 4 टियर हायरार्की का बैंकिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें सबसे टॉप लेवल पर 3-4 बड़े बैंक होने चाहिए SBI वगैरह को लेकर के, और सबसे नीचे पर रूरल बैंक होना चाहिए, बीच में भी और बैंक, यानी 4 टियर होना चाहिए। ओके, टियर 1, टियर 2, टियर 3, टियर 4 होना चाहिए। सबसे ऊपर सबसे बड़े बैंक और सबसे नीचे जो है रूरल एरिया के बैंक होना चाहिए। जो सुपरवाइजरी फंक्शन है उसको जो है RBI को एक क्वासी ऑटोनॉमस बॉडी को सौंप देना चाहिए। इसी के तहत जो है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन
CFS इस्टेब्लिश किया गया था, अभी 10वें पॉइंट में हमने देखा था, ठीक है। तो सुपरवाइजरी फंक्शन को किसी और क्वासी ऑटोनोमस बॉडी को असाइन करने की बात की गई। SLR को धीरे धीरे घटाने के लिए इन्होंने कहा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को धीरे धीरे 8% पर लाने की बात इन्होंने कही। ब्रांच लाइसेंसिंग पॉलिसी को ख़त्म कर दिया इन्होंने ख़त्म कर दो। एसेट क्लासिफिकेशन यानी कि सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और ये सारी चीज़ों को क्लासीफाई करने की गाइडलाइन इन्होंने कही देने के लिए। फुल डिस्क्लोजर की बात की कि यानी सारा का सारा जानकारी जनता के साथ शेयर करे, बैंक को छिपाए ना। इंटरेस्ट रेट को डीरेगुलेट करने के लिए कहा कि RBI खुद ना डिसाइड करे इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, मार्केट को डिसाइड करने दीजिए। एसेट रिकंस्ट्रक्शन फंड इस्टेब्लिश करने की बात की गई ताकि जो भी NPA वगैरह है उसको टेक ओवर करके बैंकों की जो है प्रोफाइल को, बैलेंस शीट को ठीक किया जा सके। तो वैसे अपना नरसिम्हन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर गवर्नमेंट ने, RBI ने क्या क्या किया, तो उसमें इन्होंने सबसे पहला काम किया CRR और SLR को लोअर किया। CRR और SLR को कम करने से जो लोन देने के लिए पैसा था वो बैंकिंग सिस्टम में बढ़ गया, जिसकी वजह से ज़्यादातर इंडस्ट्री में लोन बांटे गए, एग्रीकल्चर को लोन दिया गया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स लेकर आए ताकि प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। प्रूडेंशियल नॉर्म्स में कोशिश की गई इनकम का डिस्क्लोजर किया जाए, एसेट को क्लासीफाई किया जाए, प्रोविजनिंग करी जाए, ये सारी चीज़ों को करने के लिए इन्होंने कहा। कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स में इन्होंने कहा कि CAR 8% रखा जाएगा। अप्रैल 1992 में 8% रखा गया और इसको मार्च 1996 तक सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों ने अपना CAR बढ़ा करके 8% कर दिया, ठीक है। और अभी 9% है, ध्यान रखेंगे। CAR अभी क्या है, मौके पर 9% चल रहा है, उस समय 8% हुआ करता था। डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट, इन्होंने नरसिम्हन कमेटी ने कहा कि RBI ना डिसाइड करे बल्कि मार्केट फोर्स को डिसाइड करने दीजिए कि इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, ठीक है। 1992 में इंटरेस्ट रेट को फ्री कर दिया गया। स्टेजेज में किया इन्होंने, डिपॉजिट यानी FD वगैरह के लिए, सेविंग करंट अकाउंट के लिए और लोन के लिए भी आज़ादी दी कि बैंक खुद डिसाइड कर सकते हैं। धीरे धीरे करके ऐसे व्यवस्था करी गई। डेट को रिकवर करने के लिए, कर्जे को रिकवरी करने के लिए रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 लाया गया ताकि तेज़ी के साथ में जो लोन है उसकी रिकवरी की जा सके और इसके लिए 6 स्पेशल डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल बनाए गए। न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंकों से कंपटीशन के लिए इन्होंने कहा कि नए प्राइवेट सेक्टर बैंकों को लाइसेंस दीजिए और उन्हें स्टार्ट करने दीजिए अपना काम। उसमें गाइडलाइन रखी कि जो प्राइवेट सेक्टर बैंक आएंगे उसमें अगर FII इन्वेस्ट करना चाहता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पैसे डालेगा तो 20% किसका, जितना भी कैपिटल इनका है, जितना भी कैपिटल उसका 20%, और अगर कोई NRI चाहे तो जितना भी कैपिटल उसका 40% तक होल्ड कर सकते। ये उस समय की गाइडलाइन है, मौके पर इतना 40-40% किसी को दिया नहीं जाता है, क्योंकि उस समय था, ठीक है। कैपिटल मार्केट को एक्सेस देने के लिए बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 को मॉडिफाई किया गया ताकि पब्लिक इशू करके यानी शेयर मार्केट में शेयर इशू करके पैसा रेज किया जा सके बैंकों के द्वारा, ठीक है। लेकिन उसमें भी गाइडलाइन रही कि जो बैंक का पेड अप कैपिटल है वो 51% हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ही होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। यानी इतना शेयर ना बेच दो कि पता चले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हिस्सेदारी ही 51% से नीचे चली जाए। फ्रीडम टू ऑपरेशन दी गई, यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों कहा गया जहां मन करे वहां ब्रांच खोलो, कोई मनाही नहीं है, अपना एक्सटेंशन काउंटर खोल दो, ब्रांच खोल दो, बशर्ते कि तुम्हारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन होना चाहिए, पोटेंशियल गाइडलाइंस को तुम फॉलो करो। ब्रांचों को बंद करने की भी आज़ादी दी गई। अगर नॉन वायबल ब्रांच है, किसी वजह से नहीं चल पा रही है, प्रॉफिट नहीं दे पा रही है, ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर नहीं संभव है चला पाना, नक्सल एरिया वगैरह, तो वहाँ बंद कर सकते हो। लेकिन ये रूरल एरिया के लिए नहीं लागू है, रूरल एरिया के लिए RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी। लोकल एरिया बैंक सेटअप करने की बात 1996 में कही गई। लोकल एरिया बैंक के लिए गाइडलाइन आई और उसी के तहत 7 लोकल एरिया बैंक खोले गए, प्राइवेट सेक्टर के, सातों के सातों प्राइवेट सेक्टर के थे। लोकल एरिया बैंक का उद्देश्य था रूरल सेविंग को बढ़ावा देना, चैनलाइज करना, पैसा इकट्ठा करना और वहीं लोकल एरिया या रूरल एरिया के लोगों को जो है लोन के तौर पर बांटना ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक, RBI ने मतलब नरसिम्हन कमेटी ने कहा था कि जो सुपरविजन का काम है वो किसी दूसरी क्वासी ऑटोनॉमस बॉडी को दे दिया जाने दे, तो उसी के तहत बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन इस्टेब्लिश किया गया। ये एक एडवाइजरी काउंसिल थी, बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के सुपरविजन के लिए बनाई गई थी। 1993 में RBI ने एक नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जो कि इंडिपेंडेंट यूनिट है, कमर्शियल बैंकों के ऊपर सुपरविजन का काम करती है, ठीक है। तो बस यहाँ तक बात खत्म हो जाती है फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे नरसिम्हन कमेटी 2 के बारे में। तो नरसिम्हन कमेटी 2 जो आई थी फ्रेंड्स 1998 में आई थी। In 1998, the government appointed yet another committee under the chairmanship of Sri Narasimhan.
नरसिम्हन जी की अध्यक्षता में फिर से एक बार जो है 1998 में दोबारा से जो है कमेटी इस्टेब्लिश करी गई, बेटर नोन एज कमेटी ऑन बैंकिंग, इसको नाम दिया गया कमेटी ऑन बैंकिंग। इट वाज मैंडेटेड टू रिव्यू द प्रोग्रेस इन बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड टू रिकमेंड अ पाथ फॉर फ्यूचर स्ट्रेंथनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया। तो इसमें हुआ क्या कि मतलब जो कमेटी बनाई गई नरसिम्हन कमेटी, उसमें कहा गया कि ये देखो पहला कि जो हमने नरसिम्हन कमेटी 1 लाई थी उसमें क्या प्रोग्रेस हुई, रिव्यू करो कि प्रोग्रेस हुई कि नहीं हुई, जो हमने सोचा था वो अचीव हुआ कि नहीं, और साथ ही साथ में ऐसा पाथ रिकमेंड करो कि जिससे कि आगे चल करके भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को, फाइनेंशियल सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। ठीक है, Committee focused on various areas such as capital adequacy, bank merger, bank legislation, etc. and it submitted its report to government in April 1998 with following recommendation। तो कमेटी ने जोर दिया किस पर, कैपिटल एडिक्वेसी पर, बैंक के मर्जर पर, बैंक के रूल्स रेगुलेशन पर, और अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1998 में सबमिट की, और उसमें उसने रिकमेंड किया क्या क्या करने के लिए, तो उसी की हम बात करेंगे यहाँ पर। पहला, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक्स इन इंडिया, पहला बैंकों को इंडिया में मजबूत करने के लिए इन्होंने कहा। द कमेटी कंसीडर्ड अ स्ट्रॉन्ग बैंकिंग सिस्टम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के आधार पर कमेटी ने एक स्ट्रांग बैंकिंग सिस्टम की ज़रूरत को महसूस किया। करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी क्या होती है, 1-2 मिनट लगेगा समझते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास में बहुत सारा रुपया है और हम इसकी सहायता से मान लो विदेश में इसको कन्वर्ट करके डॉलर में बदल करके विदेश में कोई काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके के यहाँ पर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। एक फ्रेंड्स कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन करेंगे आप, और दूसरा आप कर सकते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होगा, आप विदेश में कोई कंपनी खरीद लीजिए, फैक्ट्री खरीद लीजिए, घर खरीद लीजिए, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होगा, जिसमें आप जो है खर्चा करते हैं, सिर्फ खर्चा करते हैं, कोई एसेट या लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। जैसे मोबाइल का रिचार्ज वगैरह करना होगा, मान लीजिए आपकी कोई फैक्ट्री पहले से इस्टेब्लिश है, वहाँ पर लोगों को सैलरी देनी है, तो एक तरीके का खर्चा है, ख़त्म हो जाएगा, तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब जो हमारा रुपया है फ्रेंड्स, वो करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल है। क्या मतलब है इस बात का, कि सोचो जैसे किसी व्यक्ति के पास में 1 लाख करोड़ रुपए हैं, वो उसको डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता है करंट अकाउंट के पर्पस से। किसके लिए, करंट अकाउंट के लिए। तो कोई मनाही नहीं है, सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी है, 1 लाख करोड़ रुपए लो, डॉलर में बदलवाओ और करंट अकाउंट में खर्चा करो, कोई मनाही नहीं है। तो ये करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, फुल्ली करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी है। लेकिन कैपिटल अकाउंट के लिए ऐसी आज़ादी नहीं है। कैपिटल अकाउंट में 1 लाख करोड़ तुम्हारे पास रुपए में है, तुम इसको डॉलर में कन्वर्ट करके कोई कैपिटल अकाउंट के ट्रांजेक्शन करना चाहते हो विदेश में, नहीं, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमारा जो रुपया है करंट अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल है, लेकिन कैपिटल अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। डिड यू गेट द पॉइंट, ठीक है, यही इतनी बात थी। तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के आधार पर एक स्ट्रॉन्गर बैंकिंग सिस्टम की जरूरत महसूस हुई। इट पास्टुलेटेड दैट इंडियन बैंक मस्ट बी कैपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग डोमेस्टिक लिक्विडिटी एंड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इन द लाइट ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। तो इन्होंने कहा कि जो हमारे इंडियन बैंक हैं उनमें इतनी क्षमता होनी चाहिए ताकि वो हैंडल कर सके प्रॉब्लम्स को जो कि डोमेस्टिक लिक्विडिटी से रिलेटेड हो और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट से रिलेटेड हो। कन्वर्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए इन मतलब जो है प्रॉब्लम्स को मैनेज करने की क्षमता इनके अंदर होनी चाहिए। अकॉर्डिंगली इट रिकमेंडेड द मर्जर ऑफ स्ट्रांग बैंक्स व्हिच कुड हैव मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द इंडस्ट्री। इसके साथ ही इन्होंने मर्जर की ही बात इन्होंने ही की थी, ध्यान रखेंगे। नरसिम्हन कमेटी ने ही मर्जर ऑफ स्ट्रांग बैंक्स की बात इन्होंने कही कि जो कई सारे बैंक हैं उनको मिलाकर मजबूत बैंक आप बनाइए जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडस्ट्री पर होगा। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, तो एक एग्जांपल समझिए। मल्टीप्लायर इफेक्ट एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जो कि बताता है हाउ एन इनिशियल इंक्रीज इन स्पेंडिंग आर इन्वेस्टमेंट कैन लीड टू लार्जर इंक्रीज इन ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट या जीडीपी। थोड़ा सा अगर हम स्पेंडिंग ज़्यादा कर दें, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अगर कर दें, तो उसके बदले में हमारा जो इकोनॉमिक आउटपुट जीडीपी है बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी को ही मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं, यानी चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं। हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और पता चला कि ये 500 रुपये में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन हमने 100 की जगह पर 200 रुपये इन्वेस्ट कर दिया तो ये पता चलता है कि ये 8000 हुआ जा रहा है। सिर्फ 100 रुपये से 500 बन पा रहे हैं, 200 रुपये से 8000 बनता जा रहा है, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो वही बोला कि अगर हमारे पास मजबूत बैंक होंगे, उनको मर्जर करके आप कर दोगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडस्ट्री के ऊपर होगा, यानी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आगे ग्रो कर जाएंगी, ठीक है। फिर है नैरो बैंकिंग। नैरो बैंकिंग क्या है, इन दोज डेज मैनी पब्लिक सेक्टर बैंक्स वर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ हाई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बहुत ज़्यादा एनपीए की प्रॉब्लम चल रही थी जब ये नरसिम्हन कमेटी बनी थी। दस फॉर सक्सेसफुल
rehabilitation of these banks, it recommended the narrow banking concept whereby the big banks would be allowed to place their fund only in short term and risk free assets. तो बहुत सारे बैंक थे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए की समस्या से जूझ रहे थे, तो नैरो बैंकिंग के कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा कि नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाना चाहिए, जिसमें जो कमज़ोर बैंक हैं वो अपना पैसा, वो अपना फंड केवल जो है छोटे शॉर्ट टर्म के लिए और रिस्क फ्री एसेट में ही इन्वेस्ट करें, रिस्क वाले जगहों पर और लॉन्ग टर्म वाले जगहों पर अपना फंड ना प्लेस करें ताकि दिक्कत ना हो। ठीक, फिर आता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की भी इन्होंने बात की थी। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन बैंकिंग सिस्टम, द कमेटी रिकमेंडेड दैट गवर्नमेंट शुड रेज द प्रिस्क्राइब मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी नाम टू 9%। देखिए यहीं पर नरसिम्हन कमेटी 2 ही खुद कहती है कि मतलब हमारी इंडियन बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमें मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 9% का लाने की ज़रूरत है, 9% का लाने की ज़रूरत है। दिस वुड फर्दर इम्प्रूव देयर लॉस एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आल्सो। इसका असर ये होगा कि ये लॉस को एब्जॉर्ब करने की, नुकसान को सहने की इनकी क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, बैंक ओनरशिप, बैंक की ओनरशिप की अगर हम बात करें, द कमेटी ओपिन दैट गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट and ownership and banks autonomy did not go hand in hand, and thus it recommended a review of functioning of board of banks so as to enable them to adopt professional corporate strategy। मतलब इन्होंने कहा कि जो बैंक की ओनरशिप है उसमें थोड़ी सी समस्या चल रही है। जो बैंक अपने आप से खुद ओनरशिप में, मतलब बैंक ऑटोनॉमी जो है, बैंक जैसे चलना चाहता है और गवर्नमेंट जिस हिसाब से उसका मैनेजमेंट और ओनरशिप हैंडल करना चाहती है, वो दोनों जो है हैंड टू हैंड नहीं चलते हैं। इसलिए इनको जो बैंक का जो बोर्ड है, बोर्ड ऑफ बैंक, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसकी फंक्शनिंग को रिव्यू करने की ज़रूरत है। थोड़ी और ऑटोनॉमी वगैरह दी जानी चाहिए ताकि बैंक आसानी से फंक्शन कर सकें। सारा का सारा कंट्रोल जो है आरबीआई और गवर्नमेंट के हाथों में नहीं होना चाहिए। रिव्यू ऑफ बैंकिंग लॉज, इन्होंने कहा कि बैंकिंग लॉज को रिव्यू करने की ज़रूरत है। द कमेटी कंसीडर्ड दैट देयर वाज अ अर्जेंट नीड टू रिव्यूइंग द अमेंडिंग मेजर लॉज गवर्निंग बैंकिंग इंडस्ट्री, जैसे आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट। इन्होंने कहा कि मतलब जितने भी एक्ट हैं इनको अर्जेंट बेसिस पर रिव्यू करने और अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। Apart from these major recommendations, the committee also recommended faster computerization, technology upgradation, training of staff, depoliticizing of bank, प्रोफेशनलिज्म इन बैंकिंग, रिव्यूइंग बैंक रिक्रूटमेंट। तो इसके अलावा कमेटी ने रिकमेंड किया कि तेज़ी के साथ कंप्यूटराइजेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, स्टाफ को ट्रेनिंग देनी है, बैंक में पॉलिटिक्स कम करना है, मतलब कि सरकार का हस्तक्षेप कम रहे, बैंकों में प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा देना है और बैंक रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया को भी देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बस यहाँ पर अपना नरसिम्हन कमेटी के 2 की रिकमेंडेशन ख़त्म हो जाती है। अभी जो अपना हमारी जो फेज़ 3 है वो बची हुई है फ्रेंड्स। ओके, फेज़ 3 में अभी कुछ चीज़ें रह जाती तो वो 2 भी कंटिन्यूड है। हमारी नरसिम्हन कमेटी 2 यहीं पर ख़त्म हो जाती है, नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 यहीं ख़त्म हो जाती है। हम फेज़ 3 में जो बचता है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नरसिम्हन कमेटी 2 1998 में आती है। ये कमेटी बनाई गई थी, इसका नाम था कमेटी ऑन बैंकिंग, और इसको बनाया गया था ताकि रिव्यू किया सके कि जो हमने रिकमेंडेशन दी थी 1 में उसका प्रभाव हुआ कि नहीं हुआ, साथ ही साथ में आगे हमें क्या करने की ज़रूरत है। इसके लिए डिफरेंट एरियाज़ पर इस कमेटी ने काम किया और अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1998 में सबमिट की। इन्होंने कहा, पहला, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बैंक इन इंडिया, जो कि हमें एक मजबूत बैंकिंग सिस्टम की, बैंकों की ज़रूरत है, क्योंकि अब करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल्ली इम्प्लीमेंट हो गई थी हमारे देश में। तो उन्होंने कहा कि हमारे बैंक इतने सक्षम होने चाहिए कि वो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट और डोमेस्टिक लिक्विडिटी को मैनेज कर सकें। इसी के लिए उन्होंने मर्जर की भी रिकमेंडेशन की कि जो बैंक है कई सारे बैंकों को मर्ज करके एक स्ट्रांग बैंक बनाने की बात यहाँ पर कही गई। उन्होंने कहा कि अगर हम स्ट्रांग बैंक बनाएंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इंडस्ट्री पर होगा। मल्टीप्लायर के इफेक्ट का मतलब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बदले में बहुत सारा आउटपुट मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, दैट्स मल्टीप्लायर इफेक्ट। नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट कहा इन्होंने कि बहुत सारे बैंक हैं जो एनपीए की समस्या से जूझ रहे हैं, तो इनके लिए नैरो बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हम देते हैं। उसमें क्या होगा कि जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है इन बैंकों को, वो रिस्क फ्री और शॉर्ट टर्म एसेट में ही इन्वेस्ट करिए, कहीं रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को 8% से बढ़ा करके 9% पर लाने की बात कही, ताकि लॉस एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाए बैंकों की। बैंक के ओनरशिप को भी रिव्यू करने की बात की गई कि सरकार का मैनेजमेंट में हस्तक्षेप, ओनरशिप में और
बैंक को ऑटोनॉमी, जो बैंक को खुद चलने की प्रक्रिया, उसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो फंक्शन है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, इनको और ज़्यादा आज़ादी देने की ज़रूरत है। बैंकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन जो लॉ थे उनको रिव्यू करने की बात की गई, जो भी चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट हो, चाहे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो, आरबीआई एक्ट हो, इन सभी एक्ट को रिव्यू करने की ज़रूरत है, इस बारे में भी इन्होंने कहा। इसके अलावा कमेटी ने रिकमेंड किया कि कंप्यूटराइजेशन तेज़ी के साथ करने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है, स्टाफ को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, बैंक में पॉलिटिक्स ख़त्म करने की ज़रूरत है। पॉलिटिक्स ख़त्म करने मतलब कि सरकार का हस्तक्षेप कम हो जाए, बैंकों में प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने की ज़रूरत है, बैंकिंग रिक्रूटमेंट प्रक्रिया वगैरह को देखने की भी ज़रूरत है। ठीक है, तो बस इतनी सारी रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की। नरसिम्हन कमेटी 2 यहीं पर ख़त्म हो जाता है फ्रेंड्स। अगले लेक्चर में हम जो फेज़ 3 है उसमें कुछ चीज़ें और रह जाती हैं, जिसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।